नमस्कार, आपको उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने अच्छा काम किया, करेगी और करती रहेगी। जो काम बीजेपी ने किया वो काम आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। सुनिए। किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक जो भी काम हुआ है केवल भाजपा के शासनकाल में हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल हो या नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल हो या वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जो काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए वो 5 वर्षों में जो उत्तराखंड के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो काम हुए हैं वो कामों को भी जनता के सामने ले जाएंगे, आम जनता के सामने, सामान्य जनता के सामने। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही उत्तराखंड बना था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड बनाया था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको संवारने का काम हो रहा है। पिछले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। जो भी काम आज, चाहे हम सड़कों की बात करें, हवाई सेवाओं की बात करें या रेल सेवा की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो 4 धामों पर 4 पुष्प अर्पित करेंगे। सुनिए। देखिए, हमारे राज्य के 4 पूजनीय स्थल हैं, वंदनीय स्थल हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो 4 धाम और 4 धाम के उपासकों को कांग्रेस की जो नई सरकार आएगी इन 4 कामों के रूप में, 4 वादों के रूप में 4 पुष्प अर्पित करेगी। गैस सिलेंडर के दाम आपने 500 रुपये बोले सरकार आने के बाद, ये संभव है, इसीलिए हमने पूरा गणित लगा करके इस वादे को किया। आप हरीश रावत जी शाम तक पर्दा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर गहमा गहमी अपने चरम पर है। यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में 10 फरवरी से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई और 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगाती दिख रही हैं। वहीं उत्तराखंड में नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 4 दिन का समय बचा है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में सीटों को लेकर माथापच्ची अभी भी जारी है। दोनों ही पार्टियां दूसरी लिस्ट जारी नहीं कर पाई हैं। उत्तर प्रदेश में भी देखिए वही काम कर रहे हैं, पिछले समय भी किए, उसके पहले भी किए थे और अभी भी वही कर रहे हैं। इसके अलावा इसके पास कोई और फार्मूला नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप जिसको डर बता के आप वोट ले लिए, धर्म के आधार पे आप वोट ले लिए, जाति के आधार पे वोट ले लिए, लेकिन आपको तो सत्ता मिल गया, लेकिन वोट देने वाला उसको क्या मिला? सवाल इस बात का है। यदि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है तो हिंदुओं को मिला क्या है? केवल भय के, उसको डरा डरा के वोट दे रहे हैं। आपको खतरा है, आपको खतरा है, आपको खतरा है, लेकिन उसको मिला कुछ नहीं है। मिला किसको? भारतीय जनता पार्टी के लोगों। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया। अभी जिस प्रकार से सांप्रदायिकता के जहर बोने की कोशिश की, धर्मांतरण के जहर बोने की कोशिश की, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरह ये लोग पराजित हुए हैं। देश के अब जनता इनके चालों को अब समझ गई है और धीरे धीरे समझती भी जा रही है। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी पर मोदी सरकार मौन है। ये बात उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में कही। दरअसल उन्होंने यहां उत्तराखंड कांग्रेस कैंपेन कमेटी की थीम, कैंपेन सॉन्ग और उत्तराखंड स्वाभिमान 4 धाम 4 काम का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के इंटरनेट मीडिया के व्हाट्सएप प्रोग्राम भी लॉन्च किए हैं। सुनिए। जब वहां चुनाव हुए तो वहां की परिस्थिति के हिसाब से हमने, वहां की जनता की डिमांड के हिसाब से हमने घोषणा पत्र जारी की और उसको हम पूरा कर रहे हैं। पंजाब में अभी, अब पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, मणिपुर में चुनाव हो रहे हैं, गोवा में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, आपके प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। तो यहाँ के परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के हमारे नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया है। तो इसका मतलब यहाँ हुआ, इसका वहां भी होगा, ऐसा नहीं है। और ये मैं हर जगह सुन रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से मेरे सवाल करवाते हैं।
मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप उसकी कहने से कर रहे हैं, लेकिन यदि ये राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होंगे और राष्ट्रीय घोषणा पत्र जारी होगा तो सारे पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि ये उत्तराखंड के चुनाव का घोषणा पत्र है और इसलिए ये सारी बातें मंदी का असर है। आप किसी भी एजेंसी सर्वे करा लीजिए या टेलीफोन पे पता कर लीजिए, किसी व्यापारी से, उद्योगपति से, आम जनता से, मंदी का असर छत्तीसगढ़ में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट बेनिफिट दिया है। 22 लाख किसानों को 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी कर रहे हैं। किसान आज हर प्रकार से संपन्न हुए। उसी प्रकार से अभी हमारे राज्य में बहुत जल्दी हम भूमिहीन श्रमिकों को भी 6000 रुपए देने जा रहे हैं, मजदूरों के भी 13 लाख जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता दिया जा रहा है। तो वहां मंदी का पहली बात यह है जो आपने कहा ना, ये कैसे होगा। हमारे पास जीता जागता उदाहरण छत्तीसगढ़ है, जिसमें जो बातें कही गई वो कर रहे हैं। आप पता कर लीजिए, वहां किसानों के रेट माफी हुई कि नहीं। वहां 2500 रुपए क्विंटल अभी धान खरीदी हो रही है। अभी इस महीने के आखिरी तक के धान हमने तो पानी गिरा तो उसको 7 फरवरी तक बढ़ाया। वहां धान खरीदी चल रहा है, नहीं चल रहा है। पिछले साल 93 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीदा, उसके पहले 83 लाख। देखिए यहाँ 56,000 करोड़ का बजट बता रहे हैं, मेरे 1 लाख करोड़। तो भैया यहाँ तो 2500 नहीं बोल रहे ना, यहाँ तो आपको 40,000 और 500 के नीचे गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो वो अर्थ हमने उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कर रहे, कहाँ 2500 रुपए दे रहे दोगे। और आज पूरे 3 साल बीत गए हैं, वहां किसानों से पूछ लिया 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी हो रही, इतनी हो रही पूरे देश में सबसे ज्यादा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये वादा किया है कि उत्तराखंड में सरकार बनने पर उत्तराखंडी स्वाभिमान 4 धाम 4 काम करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला काम 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जिससे उत्तराखंड राज्य में रोजगार बढ़ेगी और बेरोजगारों की संख्या में कमी होगी। साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर पर भी सरकार ध्यान देगी, जिससे राज्य में रोजगार की संभावना और बढ़ेगी। दूसरे काम में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए के पार नहीं जाने देगी, जिससे गरीब तबके के महिलाओं को भी खाना पकाने में गैस चूल्हे के उपयोग करने में परेशानी ना हो। और तीसरे कार्य को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए दिए जाएंगे। चौथे काम के विषय में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य की सुविधाएं हर गांव हर द्वार तक पहुंचाई जाएंगी, ताकि लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने पर उत्तराखंड राज्य से बाहर जाने की स्थिति ना हो। 918 रुपए 50 पैसे में अभी सिलेंडर के दाम है आज देहरादून में। हम कह रहे हैं कि कोई भी हालत में 500 के पार नहीं होगा, तो अर्थात 418 रुपए 50 पैसे की स्टेट गवर्नमेंट उस सिलेंडर को सब्सिडाइज करेगी। देश उत्तराखंड में ऑन एन एवरेज प्रति परिवार 6.25 सिलेंडर का कंजम्पशन है। ये भी डाटा है आदरणीय साथी। तो कुल मिला के पर फैमिली जो सब्सिडी हुई गैस सिलेंडर पे वो सालाना हुई 2,615 रुपये। तो टोटल फैमिलीज है उत्तराखंड में वो है 24 लाख। तो टोटल सब्सिडी का बिल आया 700 करोड़ के नीचे। तो क्या उत्तराखंड की सरकार अपने बजट का 1.1% भी महिलाओं को जो डायरेक्टली इफेक्ट होती है रसोई गैस के दाम से, उनके लिए खर्च करने का अधिकार नहीं? हर सरकार की अपनी प्रायोरिटी होती है। मौजूदा सरकार की प्रायोरिटी खनन करना। दूसरी योजना का भी पूरा अर्थव्यवस्था का ढांचा आपके सामने रख देता हूँ। 40,000 5 लाख परिवारों के लिए 2,000 करोड़ का प्रति वर्ष स्टेट के ऊपर एक्सचेकर के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है। 2,000 करोड़ उत्तराखंड के जो वार्षिक एक्सपेंडिचर है उसका होता है 3.5%। क्या 3.5% हम उत्तराखंड के उन परिवारों की स्वावलंबन राशि नहीं देनी चाहिए जिन लोगों को मोदी सरकार ने महंगाई से त्रस्त कर दिया? फिर आपको तीसरा जो हमारा जो वचन है उस पर भी बात कर लेता हूँ। जो हम कह रहे हैं एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी हर गांव हर द्वार, उसके लिए हम बाइक एम्बुलेंसेज हैं, ड्रोन डॉक्टर्स हैं, ड्रोन प्रेस्क्रिप्शंस है, ड्रोन मेडिकल डिलीवरी, पूरा मॉडल है हमारे पास। और चौथा और अंतिम जो हमारा वचन है
वो है 4 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन 5 इयर्स। कैसे करेंगे उसका भी ढांचा है, क्योंकि हम एमएसएमईज और ऐसी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे जो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट करती हो। पिछले 5 वर्षों से उत्तराखंड से एम्प्लॉयमेंट कैपिटल का आउटफ्लो हुआ है, इनफ्लो नहीं हुआ है। ये सारे आंकड़े सरकारी आंकड़े रख रहे हैं, क्योंकि हम इसको जो मार्च में जो हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बनते ही इन वचनों को पूरा पहली कैबिनेट की पहली मीटिंग में। चुनाव में नेताओं के अजीबोगरीब बयान सामने आ रहे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का बयान भी इसमें शुमार हो गया। सतपाल महाराज सोमवार को केदारनाथ विधानसभा के लोगों को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उत्तराखंड को वीर भूमि बताते बताते सतपाल महाराज बोल बैठे कि उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं कि अगर किसी परिवार से व्यक्ति सेना में भर्ती नहीं होता है तो उस पर देवता का दोष लग जाता है कि आपने देश की रक्षा के लिए अपने बेटे को सेना में क्यों नहीं भेजा। सुनिए। करीब हमारे 1733 शहीदों के परिवारों के घरों से लाई गई मिट्टी का प्रयोग करते हुए देहरादून में सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम शहीदों के घर से मिट्टी ला करके और हम सैन्य धाम को बना रहे हैं। और क्योंकि हमारे उत्तराखंड में सैनिकों का बोलबाला है, अधिकांश लोग यहाँ सेना में भर्ती होते हैं और कुछ तो ऐसे गांव हैं कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति सेना में भर्ती नहीं होता है तो उस पर देवता का दोष लग जाता है कि आपने देश की रक्षा के लिए अपने बेटे को सेना में क्यों नहीं भेजा। तो ऐसा वीरों का देश उत्तराखंड रहा है और निश्चित रूप में ये जो सैन्य धाम बन रहा है ये बताता है कि उत्तराखंड का सैनिक कितना वीर है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यही नहीं बल्कि किशोर को लेकर माना जा रहा है कि किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें बीजेपी टिहरी विधानसभा से अपना प्रत्याशी बना सकती है। इस खबर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद टिहरी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोलते हुए चेतावनी दी कि अगर बीजेपी ने किशोर को पार्टी में शामिल किया तो वे पार्टी का बहिष्कार करेंगे। साथ ही किशोर उपाध्याय को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से कई बीजेपी कद्दावर नेता अपनी दावेदारी कर रहे, आज किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे आने देंगे। हमारा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें से किसी को भी दे दे, लेकिन बाहर से जो तो अभी टिकट जबकि डिक्लेयर हो गए हैं और लास्ट स्टेज में आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसे स्वीकार करेगा। हाँ, 6 महीने हो जाते, टाइम हो जाता तो एडजस्ट करने का भी समय मिल जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में और हम तो उस व्यक्ति का तो विरोध कर रहे हैं कि जिसपे विभिन्न आरोप हैं। हमारे विधायक जो हैं निवर्तमान, उन्होंने भी बड़े आरोप लगाए हैं। तो ऐसे आरोपित व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना तो ये पार्टी की भी काफी नुकसान होने वाला है। और जिससे मतलब जो मोदी जी की माता जी के लिए जो गालियां दी है, हम लोग तो उससे भी बड़े दुखी हैं। और उन्होंने मोदी जी की माता को गाली दी, उन्होंने अमित शाह जी के लिए तड़ी पार की बात की। तो ये तमाम चीजें हैं। तो जो हमारे नेतृत्व पे आरोप लगा रहा है, हमारे नेतृत्व को गालियां दे रहा है, तो क्या हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो विचार के जो लोग हैं, वो क्या ऐसे व्यक्ति का स्वागत करेंगे? और जिन पे तमाम आरोप शुरू से लग रहे हों, जिनके करोड़ों के खनन के और करोड़ों के अपना व्यवसाय चल रहा है, और जो पिछली बार जो छापे पड़े होटलों में इनके, तो उस चीज को उनको खुले में कहना चाहिए कि जो आरोप है उनको भी जवाब देना चाहिए प्रेस के सामने। और हमारी विचारधारा के लोग जो हैं वो सभी पार्टी के सारे जन जो है वो मुखालफत कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति की, वो सबका कहना। कोविड प्रोटोकॉल के तहत हल्द्वानी विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुमित
टिक्कू ने अपना नामांकन भरा, जहां उन्होंने तय समय पर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी ऋचा सिंह को अपना नामांकन प्रपत्र दिया। तो वहीं नामांकन के बाद में आम प्रत्याशी समित टिक्कू का कहना है कि हल्द्वानी में वे विकास कार्यों को एक नया आयाम देंगे। उनका कहना है कि राज्य में 2 राष्ट्रीय दलों कांग्रेस और बीजेपी के विकास कार्यों के झूठे आश्वासन को जनता देख चुकी है और इस बार जनता आम आदमी पार्टी पर विश्वास दिखा रही है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हम निकल चुके हैं हल्द्वानी और उत्तराखंड में संभावनाओं को सफलता के बनाने के मिशन में। हम निकल चुके हैं हल्द्वानी को संभालने के मिशन में। मैं हमेशा से ही कहता हूं कि समित का प्रण संघर्ष, सेवा, समर्पण। संघर्ष महिला सशक्तिकरण के लिए, संघर्ष हल्द्वानी के लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए, संघर्ष यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, संघर्ष मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए, संघर्ष हल्द्वानी को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए, और संघर्ष होगा कि कैसे इस नशाखोरी से दूर करें अपने युवाओं को। समित जी 21 सालों में देखिए, जिस तरह अभी तक आपने देखा 21 साल में जो हमारे नेता हुए हैं वो बकबक करने वाले हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं यहाँ पे एक कायाकल्प करने के उद्देश्य से आया हूँ। हल्द्वानी की दशा और दिशा दोनों अच्छी सुधारने के उद्देश्य से आया हूँ, और जिस तरह से स्नेह प्राप्त हो रहा है मुझे यहाँ पे जनता का, जिस तरह से हाथों हाथ उन्होंने मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल और आपके पोर्टल के माध्यम से कि इतने अल्प समय में जो जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया है, मैं उनका ये जो भी उधार है मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, उनके बीच उनका भाई बनके, उनका बेटा बनके। रायपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ ने आज तहसील पहुंचकर नामांकन किया। हालांकि कोविड और निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मद्देनजर सिर्फ 3 लोगों को ही नामांकन कक्ष में जाने की इजाजत थी। वहीं नामांकन कराने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उमेश शर्मा काऊ ने अपनी जीत को आश्वस्त बताया और कहा कि उनकी सभी रायपुर के मतदाताओं से अपील है कि आगामी 14 फरवरी को होने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और एक बार फिर बीजेपी को जिताएं। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और संगठन का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान देके मुझे चुनाव में भेजा है। और अपने क्षेत्र की जनता का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि जब भी सर्वे हुआ उसमें उन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया कि राष्ट्रीय नेतृत्व को भी आप सबने देखा। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां रामनगर में भारतीय जनता पार्टी ने फिर 5वीं बार दीवान सिंह बिष्ट पर भरोसा जताया। वहीं विधानसभा 2022 का चुनाव नामांकन करने पार्टी समर्थकों के साथ दीवान सिंह बिष्ट भी पहुंचे। आपको बता दें कि दीवान सिंह बिष्ट इससे पूर्व में 4 चुनाव रामनगर विधानसभा से लड़ चुके हैं, जिसमें उन्हें 2 चुनाव में हार तो कहीं 2 चुनाव में जीत मिली है। दीवान सिंह बिष्ट ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वो कार्यकर्ताओं और जनता के सहयोग से चुनाव में है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार पुनः बनने जा रही है। आज 24 तारीख को हमने विधानसभा रामनगर के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम सब ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज नामांकन किया है और एक अच्छे माहौल में किया है और हम इस समर में जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे। जिस प्रकार से माहौल आज पूरे विधानसभा है, पूरे प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा हुआ, सभी राजनीतिक दल के नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा देवप्रयाग से बीजेपी प्रत्याशी विनोद कंडारी ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया।
भ्रमण के दौरान विनोद कंडारी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया, जिसके तहत लगातार बीजेपी में लोगों को जोड़ने का सिलसिला भी जारी है। भ्रमण के दौरान बीजेपी प्रत्याशी विनोद कंडारी ने विधानसभा देवप्रयाग के कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई। प्रथम अपने भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का धन्यवाद करता हूं, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का और अपने सारे वरिष्ठ नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का दोबारा यहाँ पर प्रत्याशी बनाया। और निश्चित तौर पर एक अच्छा माहौल है। हमारी सरकार ने जो 5 साल में काम किया उसका बहुत अच्छा माहौल है। आपने देखा हो कि हमारे अभी देखा गन्ना भाई जो 35 साल से कांग्रेस में कार्य कर रहे थे और आज वो आया क्या है कि कंडारी जी मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो देखिए कि जितने पुराने लोग दूसरी पार्टियों में थे वो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम विकास के नाम। विधानसभा चुनाव 2022 के चंद दिन बचे, ऐसे में सियासी दलों में उठापटक का दौर शुरू हो गया। अब कांग्रेस से टिकट न मिलने पर पूर्व विधायक नारायण पाल ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व विधायक नारायण पाल ने अपने कार्यालय किच्चा रोड स्थित पाल कॉलेज में अपने समर्थकों के साथ एक बैठक की। वहीं बैठक के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि सितारगंज से 2 बार विधायक रहने के बाद और विगत 10 वर्षों से लगातार सितारगंज में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है, लेकिन कांग्रेस संगठन ने मुझे टिकट लेने योग्य नहीं समझा, जबकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने आश्वस्त किया था कि आप क्षेत्र में जाकर कार्य करें। वहीं नारायण पाल के समर्थक लगातार चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में नारायण पाल निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस की सितारगंज विधानसभा में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये जनता जो आई है ना, ये सब लोग इसीलिए आए हैं, इन्हें सबका आग्रह भी है कि चुनाव लड़ना है। मैं सारे कोने जो हैं वो बांध कर फिर मैं डिक्लेयर करूंगा कोई भी चीज़। अभी तो ये जैसे बैठे हैं आप देखो कि मेरी इनसे बात भी नहीं हो रही है, बैठे हैं सम्मान में बैठे हैं, प्रतीक्षा में बैठे हैं, सम्मान में बैठे हैं, निर्णय के इंतजार में बैठे हैं तमाम चीज़ें। तो मैं एकदम किसी बात को एकदम नहीं कह सकता हूँ, जनता के हिसाब से ही करूँगा। मेरा भविष्य तो खराब कर ही दिया, अब जनता के हाथ में है कि जनता चाहेगी तो। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने हरिद्वार पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। संजय निरुपम ने सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और अस्थिरता का आरोप लगाते हुए कहा कि हरीश रावत सरकार में बेरोजगारी की दर न्यूनतम स्तर पर थी, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा उत्तराखंड राज्य में बढ़ी है। संजय निरुपम ने दावा करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जो प्रदेश में युवाओं को रोजगार मुहैया कराएगी। हरिद्वार के स्थानीय मुद्दों पर भी संजय निरुपम ने विधायक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को घेरा। रोजगार मिले, एक यूथ को रोजगार मिले, इसका पक्का वादा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तराखंड के सारे नौजवान साथियों को हम करना चाहते हैं। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में ज्वालापुर बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौर ने राजनीतिक छवि खराब करने वालों के विरुद्ध एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बताते चले कि ज्वालापुर विधायक ने शिकायत पत्र के माध्यम से बताया कि उन पर एक झूठा मुकदमा चलाया गया था, जिसकी विवेचना में सभी आरोप झूठे पाए गए थे। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि वर्तमान में 27 ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होने के चलते कुछ अराजक तत्वों के द्वारा उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही उनकी राजनीतिक छवि को भी बिगाड़ा जा रहा है। इसमें जो वर्तमान प्रत्याशी और जो विधायक हैं, इन्होंने एक यहाँ पर तहरीर दी है, जिसमें इन्होंने कतिपय लोगों पर उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है और उनकी मानहानि का आरोप लगाया है। तो इस प्रकरण में हम जांच करके जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
मैंने भारतीय जनता पार्टी का जब से मैं प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ, कुछ असामाजिक तत्व तो मेरे को मेरी सामाजिक और राजनीतिक छवि को खराब करना चाहते हैं। माननीय डीआईजी महोदय को मैंने अपना पत्र दिया है कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए थे उसको पुलिस ने एफआईआर लगा के भेज दिया था, उसके बावजूद वो मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र था। उसके बावजूद भी महिला ने भी गुरुवार होते हुए रविदासाचार्य के हैसियत से मेरे से माफ़ी मांगी मीडिया के माध्यम से। और मेरा ये कहना है कि जो लोग इस तरह के लोग मेरे सामाजिक छवि को ख़राब कर रहे हैं, राजनीतिक छवि को ख़राब करना चाहते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। और जहाँ तक मानहानि की बात होगी, मैं कोर्ट के द्वारा ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से मुझे बदनाम करने का प्रयास करेंगे या साजिश करेंगे, उनके विरुद्ध में न्यायालय में जाऊंगा और उनके विरुद्ध मानहानि का दावा करूंगा। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर हमारी ओर से बख्शा नहीं जाएगा। आपने बिल्कुल सच पर कहा, हम इसकी जांच करा रहे हैं और वो निरंतर जो एफआईआर लगाई थी कोर्ट के द्वारा जो दोबारा से कहा गया, उसकी भी जांच जल्दी से जल्दी करा कर भेजेंगे। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।